नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो है हमारी जो नेट की इकाई 2 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ हमारे नेट या जेआरएफ जो भी आप स्टेट, रीट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी से संबंधित जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी की जो वीडियोस हैं आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं, हमारी जो क्लास है आज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो इकाई 2 है उसके बारे में जानेंगे। तो जो है इससे पहले हमने इकाई 1 को कर लिया था, उसमें हमने जो हमारी भाषा विज्ञान वाली इकाई है उसको पूर्ण कर लिया था। तो अब जो इकाई 2 है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कि जो पहले साहित्य लिखा गया उसकी प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है उसका हम इसमें जिक्र जो है किया गया है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं सदी के से गार्सदाता स्वीकृत इस्तवार दलित रेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तान से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? तो ये देखिए 19वीं सदी से जो सबसे पहला प्रयास था वो गार्सदाता तासी द्वारा किया गया था और उनका ग्रंथ है इस्तवार दलित रेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा यहाँ से प्रारंभ होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की जो पद्धतियां हैं वो 4 प्रकार की पद्धतियां इसमें श्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है, सबसे पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। जो हमारा साहित्य इतिहास लिखा जा रहा था उसमें जो सबसे पहली पद्धति है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्ण के अनुसार, मतलब जो रचनाकार थे उनके नाम का जो पहला अक्षर है उसका जो वर्ण है उसमें जो है वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार वो इतिहास की जो है उनको क्रमानुसार नीचे ऊपर लिखा गया था। ठीक है, तो जो वर्णानुक्रम में जैसे क, ख, ग, घ, ड, जैसे इसमें जो है ना क से शुरुआत होती है, ख, ग, ग, जिनके नाम मतलब वर्णानुक्रम पद्धति में इसको लिखा गया। तो इसमें हम करते हैं कि इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण से दिया जाता है। जो उनका पहला नाम का जो वर्ण है ना उससे इसका जैसे प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न भिन्न हो किंतु उनका कर्म इस प्रकार होगा। कैसे होगा कर्म उनका? सबसे पहले केदारनाथ सिंह, फिर चिंतामणि और फिर तुलसीदास। तो ये होगी वर्णानुक्रम पद्धति। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना गया क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होती है। गार्सदाता तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस किस रचनाकार ने किया? तो जो है गार्सदाता तासी और शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, इन दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इसको असंगत हालांकि मान लिया गया क्योंकि इसको अगर हम वर्णानुक्रम पद्धति में देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि ये कोई पद्धति नहीं है बल्कि शब्दकोश की तरह इसको लिखा जाता है। तो इसको हम याद रखेंगे कि जो वर्णानुक्रम पद्धति है उसके जो प्रयोग करने वाले हैं वो गार्सदाता तासी और शिव सिंह सेंगर दो हुई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा है नंबर 2 है कालानुक्रम पद्धति। ठीक है, कालानुक्रम पद्धति पहली थी वर्णानुक्रम, दूसरी काल अनुक्रम पद्धति, काल के अनुसार। इसमें रचनाकारों का विवरण करके उनके काल जो उनका समय है उससे दिया गया है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता था कि जो है रचनाकार का जन्म किस सन में हुआ, किस काल में, किस समय में हुआ, उसको आधार बनाकर उसका जो है क्रमानुसार उसको रखा गया। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि वृत्त संग्रह मात्र हैं। ठीक है, इसका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, कवि वृत्त संग्रह। ठीक है, तो इसको याद रखें, आगे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया। ठीक है, उसका वो जो वर्णानुक्रम पद्धति थी हमारी उसका प्रयोग किया था शिव सिंह सेंगर और जो है गार्सदाता तासी ने। और जो कालानुक्रम पद्धति हमारी दूसरी पद्धति है उसका जो कविवृत्त संग्रह इसमें इसको माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो जो जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधुओं ने इसका जो है कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। यद्यपि गिरिसन ने विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलते हैं। गिरिसन में क्या है, जो विधेयवादी पद्धति है ना
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जिक्र किया है विधेयवादी पद्धति का, तो जो गिब्सन के जो कुछ आरंभिक सूत्र है ना वो विधेयवादी पद्धति में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये होगी कालानुक्रम पद्धति। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे चलते हैं इसके बाद है विधेयवादी पद्धति। ये महत्वपूर्ण रहने वाली विधेयवादी पद्धति, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, विधेयवादी पद्धति। देखिए, फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। सबसे पहले तो अगर बात करते हैं तो तेन, ठीक है, विधेयवादी पद्धति का सबसे पहला प्रयोग क्या है, क्यों तो कौन है प्रयोगकर्ता, तेन। ठीक है, फ्रेंच के ये विद्वान है। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। विधेयवादी पद्धति में तेन ने जो 3 शब्द माने वो कौन कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा भी जाता है। हमको कोई 4 ऑप्शन देकर उनमें से 3 ये होंगे और एक अलग प्रकार का होगा, और वो हमसे पूछेगा ये जो तेन की विधेयवादी पद्धति है उसमें किसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमें याद रखना होगा जो नंबर 1 है वो है जाति, नंबर 2 है वो है वातावरण, और जो नंबर 3 है वो है विशेष, क्षण विशेष। ठीक है, तो ये तीनों को हमें याद रखना होगा कि जो तेन ने अपनी जो विधेयवादी पद्धति है उसमें किन किन शब्दों को स्थान दिया, तो जाति, वातावरण और क्षण विशेष को। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं समसामयिक सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को, अगर कोई भी जो है इतिहास लिखा गया है साहित्य का, उसको समझने के लिए उससे संबंधित जो जातीय परंपराएं हैं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण बहुत आवश्यक है। ठीक है, विधेयवाद पद्धति के जो है जनक कौन है, तो तेन है। उन्होंने इस पद्धति में 3 शब्दों को स्थान दिया, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हम, इसके बाद है हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, हिंदी में अगर बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का जो है सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, जो विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है। ये देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली कोटेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो आप याद रखिए। हिंदी साहित्य में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कोटेशन तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उन्होंने कहा कि साहित्य जो हमारा इतिहास है उसके बारे में कहा कि जो हमारा साहित्य है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। ठीक है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो प्रत्येक देश का जो साहित्य है, जैसे हमारे देश का जो साहित्य है, जो हमारी जनता है उसकी मनोवृत्ति, जो मनोवृत्तियां उसकी हैं, किस प्रकार से हम सोचते हैं, किस प्रकार का सामाजिक माहौल है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक ये जो भी परिस्थितियां उस समय की है, उनको इकट्ठा करके और उनका जो प्रतिबिंब होता है वो ही साहित्य कहलाता है। आदि से अंत तक, मतलब शुरुआत से और आज तक इन्हीं जो चित्रवृत्तियों की जो हमारी परंपराएं हैं उनको हम मतलब देखते हुए ये कह सकते हैं कि इन जो चीजों का, जैसे हमारी सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, उन सभी का सामंजस्य बिठाकर इन चारों को एक जगह पर रखना ही क्या कहलाता है, तो वो है साहित्य कहलाता है। कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं तो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हुए, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने कहा कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना है। इनका मानना है कि यदि कवि का काम दुनिया में जो हमारे ईश्वर के द्वारा किए गए काम है उनको उचित ठहराना है, तो एक साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना है। ये किसका कथन है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 2 महत्वपूर्ण कथन थे, इनको हम याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो है
रामस्वरूप चतुर्वेदी की। इसके बाद है साहित्य इतिहास दर्शन होता क्या है। ठीक है, साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषयों से है। कि जो जो हमारे साहित्य के इतिहास में जो लेखन में दृष्टिकोण है, किस प्रकार की हमारी दृष्टि रही है, हमारे किस प्रकार के विचार रहे हैं, ठीक है, उनका जो अध्ययन किया वो साहित्य दर्शन कहलाता है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा है, साहित्य इतिहास दर्शन। ठीक है, साहित्य इतिहास दर्शन किसका है, तो ये नलिन विलोचन शर्मा का है। इसको याद रखिए आप, महत्वपूर्ण है। नलिन विलोचन शर्मा का जो ग्रंथ है वो क्या है, साहित्य इतिहास दर्शन। मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने साहित्य की जो है व्याख्या करते हुए बताया कि जो हमारा प्रत्येक जो देश का साहित्य है वो है वहां की जनता की जो मनोवृत्तियां जो हैं उनको जो संचित प्रतिबिंब है वो ही साहित्य उन्होंने माना। ठीक है, कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को हम परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठा पाते हैं। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो एक साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कथन थे दोनों ही, इसको हम याद रखेंगे। आगे है, आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा है। ये हमने पहले पढ़ा था कि कविवृत्त संग्रह का जो जिक्र है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक किया, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से पहले जो ग्रंथ लिखे गए उनको उन्होंने क्या माना, तो कविवृत्त संग्रह माना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये कविवृत्त संग्रह। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट लिख देता हूं, कविवृत्त संग्रह, इसका बार बार पेपर में पूछा भी गया है। शिव सिंह सरोज किसका है, शिव सिंह सेंगर का, तो उसको कविवृत्त संग्रह माना गया। ठीक है, इसको याद रखिए आप, जो शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर का, उसको कविवृत्त संग्रह किसने माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये बड़ा कविवृत्त संग्रह है। ठीक है, बड़ा कविवृत्त संग्रह है। आगे है मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं का है बड़ा भारी प्रकांड कविवृत्त संग्रह है। मिश्र बंधु विनोद जो तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, उनको याद रखेंगे। हमसे पूछ लेता है कि चार नाम दे देगा, उनमें से पूछेगा कि कौन मिश्र बंधु विनोद में शामिल नहीं है, तो जो मिश्र बंधु थे वो गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। ठीक है, इनको हम याद रखेंगे। कविवृत्त संग्रह में किसको स्थान दिया गया, तो शिव सिंह सेंगर जो है उनके शिव सिंह सरोज को। ठीक है, और जो बड़ा कविवृत्त संग्रह है उसको किसने माना, जॉर्ज गिरिसन का जो है, तो वो है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसको बड़ा कविवृत्त संग्रह माना। मिश्र बंधु विनोद का जो है बड़ा भारी और प्रकांड कविवृत्त संग्रह माना, जो मिश्र बंधुओं का है। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं को तीनों भाइयों को नाम को हम याद रखेंगे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर्फ बला मोल लेना ही समझ पड़ता है, तो ये किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कोटेशन है कि जो वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। आगे देखते हैं, जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है। ठीक है, देखिए, इस्तवार दा लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तान किसकी है, तो हमने पहले पढ़ा गार्सादा तासी। गार्सादा तासी ने लिखा इस्तवार दा लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला प्रयास गार्सादा तासी ने किया। भाई बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सबसे पहला प्रयास है वो किसने किया, तो गार्सादा तासी ने किया। ठीक है, उनका ग्रंथ है इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तान। इन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी। हमसे पूछेगा कि भाई जो इस्तवार दा लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तान जो गार्सादा तासी का ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में इसको लिखा गया है। आगे बात करते हैं, यह पुस्तक दो भागों में विभाजित है, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 में किया गया है। ठीक है, जो ये पुस्तक है इसका प्रकाशन दो भागों में किया गया। भाई पहला जो प्रकाशन है वो 1839 में किया गया, दूसरा प्रकाशन है वो 1847 में किया गया। जो इसका दूसरा संस्करण है
इस पुस्तक का, वो 3 भागों में विभाजित है जो 1871 में प्रकाशित होता है। इसके अंदर ये महत्वपूर्ण है, कुल कितने कवि हैं, तो हमें याद रखना होगा कि 738 कवि इसमें हैं। 738 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है अपने इस ग्रंथ में, जिसमें हिंदी के कुल 72 तथा शेष उर्दू के हैं। ठीक है, हिंदी के कुल कितने हैं भाई, तो हिंदी के इन्होंने जो है 72 माने हैं। 72 कवि तो हिंदी के हैं और जो जितने विशेष बच गए वो बच गए उर्दू के। ठीक है, कुल कवि थे 738। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने गासादातासी के इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। भाई महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखना कि जो लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय है, ये लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, ठीक है, जो गासादातासी के इस ग्रंथ का अनुवाद किया वो किस नाम से किया, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका जो है अनुवाद किया 1952 में। ठीक है, 1952 में इसका अनुवाद किया गया। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया। इसको कहाँ प्रकाशित किया गया, तो ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति है उसकी ओर से पेरिस में इसको प्रकाशित किया गया। तो इसमें हम देखते हैं जो इस्तवार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तान है, गासादातासी का ग्रंथ है। सबसे पहला प्रयास इन्होंने ही किया। जो इनकी पुस्तक है वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई, 2 भागों में इसको विभाजित किया गया, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 में होता है। जो इसका दूसरा संस्करण है वो 3 भागों में विभाजित किया गया, जो 1871 में होता है। इसके अंदर कुल कवियों की अगर हम बात करते हैं तो 738 कवि हैं इसके अंदर, जिसमें 72 कवि हमारे हिंदी के हैं और जो बाकी शेष कवि हैं वो हैं उर्दू भाषा के। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण वार्ष्णेय, जिन्होंने इसका अनुवाद किया किस नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो 1952 में किया गया। ठीक है, और जो ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको आप याद रखिए। आगे चलते हैं, भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, गासादातासी के बाद जो नाम आता है वो है महेश दत्त शुक्ल का। ठीक है, महेश दत्त शुक्ल ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखे गया प्रथम ग्रंथ है, ये हमसे पूछेगा भाई। वो पहला जो ग्रंथ था वो उसका पहला प्रयास किया गासादातासी ने, तो ये है हमारे जो हिंदी में हिंदी भाषा का लिखा गया पहला ग्रंथ। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह। इसका प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से किया गया। ठीक है भाई, इसका प्रकाशन कहां से होता है, तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन किया गया है। इसके बाद जो इंपोर्टेंट है वो है शिव सिंह सरोज। ठीक है, इस ग्रंथ के रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर, जो हमने पढ़ा था पीछे, जो कविवृत संग्रह और बड़ा कविवृत संग्रह और जो भारी वृत संग्रह जो हमने पढ़े थे उसमें जो जिक्र आया था कवि जो शिव सिंह सरोज का, तो उन्होंने जो लिखा था शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा था। इसका प्रकाशन कब होता है, तो भाई प्रकाशन होता है इसका 1883 में। इसके अंदर 838 भाषा कवियों का जो है जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का जिक्र किया गया है। जो पहले ग्रंथ था गासादातासी का उसमें 738 कवियों का जिक्र किया गया था, जिसके अंदर 72 कवि हमारे हिंदी के थे और शेष जो कवि थे वो थे उर्दू के। जो हमारा ये ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर जी का, शिव सिंह सरोजा, इसके अंदर 838 कवियों को जो है स्थान दिया गया, जिसके अंदर उनके जीवन चरित्र और उनकी कविताओं को वर्णित किया गया है। हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना गया है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य प्रस्थान बिंदु किसे माना गया, तो भाई शिव सिंह सरोज को माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कविवृत संग्रह कहा है। ये हमने पहले पढ़ा था कि कविवृत संग्रह जो है शिव सिंह सेंगर के जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज को कविवृत संग्रह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीजें इसमें थी। आगे देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इंपॉर्टेंट है भाई, जॉर्ज गिरिसन जी का है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन कब होता है, तो 1888 में इसका प्रकाशन वर्ष होता है 1888। इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। ठीक है भाई, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है किसको, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज गिरिसन का। ठीक है, 1888 में जो है प्रकाशित होता है। हिंदी में लिखा गया पहला वो था महेश दत्त शुक्ल का। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह, उसको याद रखिए।
उसके बाद जो है शिव सिंह सेंगर में कितने 838 कवियों को स्थान दिया गया था। जो गारसा दत्तासी थे उनको 738, ठीक है, उसमें से जो 72 कवि थे वो हिंदी के थे। तो जो इसमें जो है 952 कवियों को कुल स्थान दिया गया है भाई, याद रखने की बात है, ठीक है। जॉर्ज गैरिसन ने कितने कवियों को 952 कवियों को अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में स्थान दिया है, ठीक है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में किया गया, ठीक है। पहले लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने जो है हिंदी में अनुवाद किया था उसका। अब इसका जो है जॉर्ज गैरिसन वाले ग्रंथ का जो अनुवाद किया वो किशोरीलाल गुप्त ने जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक शीर्षक से अनुवाद किया 1957 में। उसका 1952 में किया गया था और ये 1957 में। यह ग्रंथ जो है 11 अध्यायों में विभक्त है भाई, इसको भी याद रखिए आप। कितने अध्यायों में विभक्त है जॉर्ज गैरिसन का यह ग्रंथ? तो 11 अध्यायों में इसको विभक्त किया गया है। ये प्रश्न आपको एज इट इज जो पेपर होंगे आगे उसमें दिखाई देंगे, तो इनको थोड़ा ध्यान से आप करिए। आपको इनसे बहुत सी मतलब महत्वपूर्ण जो है चीजें इसमें निकल के आएंगी, जो एज इट इज आपको ये प्रश्न जो है आप पेपर में बैठोगे तो इस ऐसे के ऐसे आपसे पूछे जाएंगे कि जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, जॉर्ज गैरिसन का ग्रंथ है, उसको कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो हमें याद रखना होगा कि 11 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को, ये देखिए भाई ये भी महत्वपूर्ण है, भक्ति काल को स्वर्ण युग जो है जॉर्ज गैरिसन ने कहा था, ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो जॉर्ज गैरिसन ने। इसमें पहली बार कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण किया गया। कवियों का पहली बार जो है काल क्रमानुसार वर्गीकरण कब किया गया? तो जो है जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है उसके अंदर पहली बार कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा जल्दी से देखेंगे। जो ग्रंथ है जॉर्ज गैरिसन का ये, इसका प्रकाशन 1888 में होता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। 952 कवियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से जो है अनुवाद किया। इसका प्रकाशन 1957 में होता है। 11 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है। और जो जॉर्ज गैरिसन ने क्या है, जो हमारा भक्ति काल है उसको जो स्वर्ण युग नाम से जो है नामकरण किया, ठीक है। इसमें पहली बार कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया, ठीक है। ये चीजें इसमें थी। आगे चलते हैं। आगे जो नाम आता है बड़ा नाम वो है मिश्र बंधु विनोद। महत्वपूर्ण है भाई, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? तो बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह इसको नाम दिया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मिश्र बंधु विनोद का जो ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, उसके अंदर 4591 कवियों को शामिल किया गया, ठीक है। बड़ा ग्रंथ है। तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भैया बड़ा भारी वृत्त जो कवि वृत्त संग्रह इसको नाम दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कवि थे भाई। पहले में 738 थे, फिर उसमें उसके बाद 838 हुए, फिर 952 हुए। अब मिश्र बंधुओं के पहुंचते पहुंचते 4591 कवियों को इन्होंने इसमें शामिल किया। तो इसका नाम बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा गया। प्रथम 3 भागों का इसका जो प्रकाशन है वो 1913 में होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था भाई। ये जो है गुजरात में जो है पीएचडी का जो एंट्रेंस हुआ था, ठीक है, गुजरात में जो पीएचडी एंट्रेंस हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो मिश्र बंधु विनोद का जो ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु विनोद, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन है भाई 3 भाग हैं, उसका प्रकाशन तो हुआ था 1913 में, और जो चौथा भाग उसका प्रकाशन हुआ था 1934 में। 4 भागों में विभक्त है कुल, ठीक है, 4 भागों में विभक्त है भाई, 4 भागों में विभक्त है। तो तीनों का हुआ था 1913 में और चौथे भाग का हुआ था 1934 में। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 भागों में विभक्त किया है, ठीक है भाई। मिश्र बंधु जो है उनमें 3 भाई थे। ये नाम हमसे पूछा जाता है, पीछे भी मैंने जिक्र किया इसका, तो याद रखिए इन तीनों को। मिश्र बंधुओं के नाम क्या थे? तो गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो मिश्र बंधुओं की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें 4591 कवियों को शामिल किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्यादा कवि होने के नाते इसे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह नाम दिया। इसका जो प्रकाशन है, जो 3 भागों का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 में होता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया है। और जो मिश्र बंधु विनोद कितने भाई थे? तो 3 भाई थे भाई। 3 भाइयों में जैसे गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, देखिए भाई, जो हमारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास,
बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, यहीं से शुरुआत होती है मेन तो। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, जो हिंदी साहित्य की नींव रखी गई थी अगर हम ये कहें तो, ठीक है। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। पहला क्वेश्चन तो यही है भाई, ठीक है, अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। पीएचडी के एंट्रेंस हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी का, उसमें तो ये पूछा जाएगा कि जो मूल ग्रंथ है नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित होता है हिंदी शब्द सागर में, ठीक है, उसकी भूमिका के रूप में इसको लिखा गया था। इस भूमिका को क्या नाम दिया था? हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, जो भूमिका है इसको नाम दिया गया हिंदी साहित्य का विकास। जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1929 है भाई, ठीक है, 1929 में इसका प्रकाशन होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास के बारे में लिखा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, ठीक है। जो हमारा नेट का जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसका लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, नेट दिसंबर 2023, हमसे पूछा गया था भाई कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंदर जो किन किन चीजों का जिक्र किया गया है, तो हमसे ये दिया गया था राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक। इन चारों में सांप्रदायिक जो है देख के ये धार्मिक के स्थान पर दूसरा कुछ दे दिया था और हमसे पूछ लिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको याद रखिए कि जो हमारे प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे लोगों की चित्तवृत्तियां मतलब बदलती जाती हैं, विचारधाराएं बदलती जाती है, तो उसके स्वरूप में भी परिवर्तन धीरे धीरे होता चला जाता है। जनता की चित्तवृत्तियां कैसी होती हैं? बहुत कुछ, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, ठीक है, धार्मिक, इनके अनुसार ये परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। तो इनमें जैसे जैसे परिवर्तन होता चला जाएगा तो जो साहित्य है वो भी परिवर्तित होता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से अलग किया तथा अपने विकासवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका था, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, ठीक है। कितने में? तो इतिहास को 4 कालखंडों में इसको विभाजित किया गया है। इसमें देखते हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक ग्रंथ है। जो हिंदी का जो विद्यार्थी है भाई, कोई भी जो हिंदी की तैयारी कर रहा है या पढ़ रहा है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आप अवश्य पढ़िए, ठीक है। उसके बिना यूं समझिए कि मतलब सब कुछ अधूरा है, ठीक है। वो जो है मतलब एक जो मकान होता है ना, मकान की तरह जैसे नींव होती है, नींव महत्वपूर्ण होती है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यूं समझिए हिंदी साहित्य का इतिहास एक जो मजबूत नींव की तरह है। उसको जिसने पढ़ लिया तो मतलब आधार इतना मजबूत हो जाएगा कि जो सारी चीजें वो धीरे धीरे अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आप अवश्य पढ़िए। इसमें क्या बताया है कि जो यह ग्रंथ है वो नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित होता है हिंदी शब्द सागर के नाम से, ठीक है। इसकी भूमिका लिखी जाती है। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया भाई। जो इसका ग्रंथ का प्रकाशन है 1929 में होता है। इसके अंदर 1000 कवियों को शामिल किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जो प्रत्येक देश का साहित्य होता है वो वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसी चित्तवृत्तियां जो है परिवर्तित होती जाती है, उसके साथ साथ जो साहित्य होता है वो भी परिवर्तनशील होता चला जाता है, ठीक है। जनता की चित्तवृत्तियां बहुत कुछ जैसे, जो जनता की चित्तवृत्तियां हैं वो बहुत कुछ जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक परिस्थितियों के अनुसार होती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका है, इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ है प्रमुख, ये देखिए 3 है, ठीक है भाई, इनको याद रख लीजिए आप, पूछ लिया जाता है हमसे। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला ग्रंथ है जो 1940 में लिखा गया भाई। हिंदी साहित्य की भूमिका उसके बारे में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। तो 3 ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हुए हैं।
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। इसके बाद देखिए जो ग्रंथ लिखे गए उनमें प्रमुख प्रमुख कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में इसको लिखा गया। ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भाई। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में आलोचनात्मक इतिहास, मतलब आलोचना की शुरू, मतलब जो आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में रामकुमार वर्मा ने लिखा। इसके बाद है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पहला आलोचनात्मक था, ये वैज्ञानिक है, ये 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, महत्वपूर्ण है काफी, जो महत्वपूर्ण है भाई परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिख दिया था, और ये है जो है डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल ने, डॉक्टर हरदयाल और डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में भाई। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण है भाई, इसको याद रख लीजिए, आप पढ़ भी लीजिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ इन पर पुस्तकों को भी पढ़िए आप। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ठीक है, 1994 में इसको लिखा गया था, 1994 में बच्चन सिंह द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी बच्चन सिंह का एक महत्वपूर्ण है भाई, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, इसके बाद है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा इतिहास किसने? 2003 में सुमन राजे ने लिखा। ठीक है, फिर है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी 1928 में रामनरेश त्रिपाठी ने, हिंदी साहित्य नाम से डॉक्टर संपादित है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ ग्रंथ थे, तो इनको आप याद कर लीजिए। आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।